बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के सामाजिक व्यवस्था संबंधी विचार। मित्रों, हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों में महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को पढ़ रहे हैं और गांधी जी ने सामाजिक व्यवस्था के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उन विचारों को हम आज पढ़ते हैं। गांधी जी ने आदर्श सामाजिक व्यवस्था को अहिंसक समाज अर्थात सत्य और अहिंसा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का नाम दिया है। गांधी की कल्पना के आदर्श समाज को एक ऐसी विकेंद्रित सामाजिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सत्य, अहिंसा, सेवा भावना, आत्मनिर्भरता और अपने हितों के स्थान पर दूसरों के हितों के अग्रसर करने की प्रवृत्ति जो है समाज के सभी सदस्यों अनुप्राणित करे। गांधी का विश्वास है कि ऐसी सामाजिक प्रणाली में अन्याय या शोषण के लिए कोई स्थान हो ही नहीं सकता। इस समाज की संरचना विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित होगी, इसलिए समाज में भौतिक और आर्थिक असमानताएं उत्पन्न ही नहीं हो सकेंगी। गांधी जी ने आदर्श सामाजिक व्यवस्था को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रतिपादित वर्ण और आश्रम व्यवस्था के आधार पर संगठित किए जाने पर बल दिया। गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी कि वर्ण व्यवस्था ही एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का व्यवहारिक आधार हो सकती है। तो सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। गांधी जी ने इसके बारे में जो बताया है, गांधी के मत में वर्ण व्यवस्था मूल रूप में समाज के सदस्यों की क्षमताओं के अनुसार उनके कर्तव्यों के विभाजन की वैज्ञानिक प्रणाली है। इसका उद्देश्य वर्णों के सदस्यों के मध्य हीनता या श्रेष्ठता के भेद उत्पन्न करना नहीं है। उनका मत है कि कर्तव्यों का व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार 4 भागों में वर्गीकरण प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रतिपादित सिद्धांत मात्र नहीं है, अपितु यह एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि ज्ञान का सृजन व विस्तार, सुरक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग, धन और संपदा का संग्रह और वितरण तथा मानव जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक सेवाएं जुटाना मानवीय गतिविधियों का एक सहज वर्गीकरण है। गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था इन्हीं सहज प्रवृत्तियों के अनुसार ज्ञान के आदान प्रदान, लोगों की रक्षा करने, कृषि और व्यवसाय को संचालित करने तथा शारीरिक श्रम के माध्यम से लोगों की सेवा करने वाले समाज के अलग अलग 4 वर्गों की परिकल्पना पर आधारित है। तो गांधी जी का वर्ण व्यवस्था के बारे में ये विचार। हम ये नहीं कह सकते कि वर्ण व्यवस्था के संबंध में गांधी का ये दृष्टिकोण जो है रूढ़िग्रस्त और परंपरावादी नहीं है। उन्होंने वर्णों के अनुसार मनुष्यों के कर्तव्य विभाजन की इस योजना में 2 अनिवार्य बातों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक माना। पहला, वर्णों का संबंध किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशेष गतिविधि संपन्न करने में उसकी स्वाभाविक क्षमता से है, दक्षता से है। किसी विशेष वर्ण की सदस्यता को व्यक्ति की सामाजिक श्रेष्ठता या निम्नता का आधार नहीं बनाया जा सकता है। और दूसरा, क्षमताओं के अनुरूप विशिष्ट वर्ग की सदस्यता, विशिष्ट वर्ण की सदस्यता किसी व्यक्ति को दूसरे वर्णों से बिल्कुल अलग नहीं करती, पृथक नहीं करती। कर्तव्यों का वर्गीकरण वर्णों के पृथक्करण का आधार नहीं है, अपितु समस्त वर्णों के सदस्यों और उनकी गतिविधियों के मध्य पारस्परिकता और सहयोग वृत्ति को सुनिश्चित करता है। इसलिए एक वर्ण का सदस्य दूसरे वर्ण के सदस्यों के कार्यों के प्रति उपेक्षा, उदासीनता या अवहेलना का भाव नहीं रख सकता, क्योंकि अपने वर्ण से जुड़े हुए कर्तव्यों का पालन करते हुए वह स्वयं भी दूसरे वर्ण के सदस्यों द्वारा किए गए किसी कार्य पर अनिवार्य रूप से निर्भर रहता है। तो ये थे वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी जी ने जो स्वरूप उसका बताया है वो विचार। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जन्म वर्ण की सदस्यता का स्वाभाविक आधार। मित्रों, गांधी जी ने स्वीकार किया कि मूलतः वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म को माना जा सकता है तथा सामान्यतः व्यक्ति स्वेच्छा से वर्ण का परिवर्तन नहीं कर सकता, किंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ण जन्म से प्राप्त तो हो जाता है, किंतु उसका संरक्षण उससे जुड़े हुए दायित्वों के पालन द्वारा ही संभव है। जैसे कि ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न बालक को ब्राह्मण माना जाएगा, किंतु यदि बड़ा होने पर वह ब्राह्मण के कर्तव्यों और सद्गुणों के अनुरूप आचरण नहीं करता तो उसे ब्राह्मण कहा जाना उचित नहीं है, उसे ब्राह्मणत्व से पतित हुआ माना जाना चाहिए। और दूसरा, ऐसा कोई व्यक्ति जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है किंतु अपने आचरण में ब्राह्मण के सद्गुणों को अभिव्यक्त करे तो उसे ब्राह्मण माना जाएगा, भले ही वह स्वयं इसका दावा न करें।
ये मानते हुए भी कि सामान्यतः वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म है, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ केवल यह होगा कि व्यक्ति अपनी जीविका के लिए स्वाभाविक रूप से उस वर्ण से जुड़े हुए व्यवसाय को चुनेगा जिसमें कि उसका जन्म हुआ है। उसके द्वारा दूसरे वर्णों के कार्यों का ज्ञान प्राप्त करने तथा कालांतर में उन कार्यों में रुचि होने पर दूसरे वर्ण से संबंधित व्यवसाय को अपना लेने में वर्ण व्यवस्था के किसी भी नियम में निषेध नहीं होता है। तो ये थे जन्म वर्ण की सदस्यता का स्वाभाविक आधार। तीसरा बिंदु आता वर्ण व जाति में भेद। गांधी जी ने वर्ण और जाति के मध्य भेद किया और जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जाति प्रथा अपने वर्तमान स्वरूप में हिंदू जाति पर एक कलंक के समान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ण व्यवस्था व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करके मानव मात्र के कल्याण को सुनिश्चित करती है तथा इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक वर्ण से जुड़ा हुआ कार्य और प्रत्येक वर्ण के सदस्य समान रूप से गरिमापूर्ण है। एक ब्राह्मण और मेहतर समान हैं और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से संपन्न करते समय वे दोनों समान रूप से अपने आध्यात्मिक दायित्व को पूरा कर रहे हैं और सांसारिक दृष्टि से वे अपने कार्यों के बदले में समान अधिकार जीविका की प्राप्ति को उपार्जित कर रहे हैं। तो वर्ण व जाति में उन्होंने भेद माना है। चौथा बिंदु आता वर्णों की अनिवार्य समानता। विभिन्न वर्णों की समानता गांधी जी की वर्ण व्यवस्था का मूल आधार है, किंतु उन्होंने यह स्वीकार किया कि अपने जन्मजात गुणों, शारीरिक व मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से व्यक्ति क्या है, पूर्णतः समान हो ही नहीं सकते। वे वस्तुतः वर्ण व्यवस्था के माध्यम से व्यक्तियों की बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं से विभिन्नताओं के बावजूद उनके मध्य एक मूलभूत समानता की स्थापना करना चाहते थे। उनका मत था कि अपने वर्ण से जुड़े कार्यों को निष्ठापूर्वक संपन्न करने से व्यक्ति इस दृष्टि से समान हो जाएंगे कि वे सभी अपनी अपनी समस्त क्षमताओं का प्रयोग समुदाय के हितों के लिए करेंगे और बदले में समान रूप से अपनी जीविका उपार्जित करेंगे। इस प्रकार समाज में क्या है, समानता स्थापित हो सकेगी, क्योंकि सारे वर्णों से जुड़े व्यवसायों को समान रूप से प्रतिष्ठापूर्ण माना जाएगा। तो उन्होंने वर्णों की अनिवार्य समानता पर बल दिया। पांचवा बिंदु आता है कायिक श्रम की अनिवार्यता, यानी शारीरिक श्रम की अनिवार्यता द्वारा शूद्र वर्ण के प्रति अन्याय का निषेध। गांधी जी ने शारीरिक श्रम की अनिवार्यता के विचार के माध्यम से समाज में जो शूद्र वर्ण की निम्न स्थिति थी उसका प्रभावशाली ढंग से प्रतिकार कर दिया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक वर्ण के सदस्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक साधन स्वयं मेहनत करके जुटाने चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण का सदस्य शूद्र वर्ण के लिए निर्धारित कार्यों को तो स्वयं ही पूर्ण करेगा। इसलिए एक पृथक शूद्र वर्ग का समाज में अस्तित्व ही नहीं रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य विशिष्ट वर्ग का सदस्य होने के साथ साथ अनिवार्य रूप से शूद्र तो स्वयं भी होगा ही, क्योंकि वह अपने निर्वाह के लिए शूद्र वर्ण के लिए प्रस्तावित कार्य और भौतिक श्रम को, मेहनत को स्वयं संपन्न करेगा। तो गांधी के इस विचार का व्यावहारिक अर्थ यह होता है कि मानवीय प्रवृत्तियों का 4 भागों में जो विभाजन है, कौन कौन से? ज्ञान, सुरक्षा, व्यवसाय तथा सेवा। ज्ञान यानी ब्राह्मण, सुरक्षा क्षत्रिय, व्यवसाय वैश्य और सेवा शूद्र। तो वो सार्थक रहेगा, किंतु व्यवहार में इन 4 प्रवृत्तियों का निर्वाह केवल 3 वर्ण ही करेंगे। चौथी प्रवृत्ति अस्तित्व के निर्वाह के लिए भौतिक श्रम को तीनों वर्णों के सदस्य अपने वर्ण के साथ जोड़े हुए दायित्वों के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से संपन्न करेंगे। उन्होंने कहा, वर्णाश्रम के संबंध में मेरा सुझाव है कि आज हम वर्णों के अनुसार हिंदुओं को वर्गीकृत करें तो सभी हिंदू अनिवार्य रूप से एक वर्ण शूद्र के सदस्य होंगे। सभी के द्वारा चौथे वर्ण शूद्र को अपना लेने से हिंदू समाज का जो पवित्र स्वरूप है वो स्थापित हो जाएगा और साथ ही उच्च और निम्न के सारे भेद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इस सुझाव को मानने का अर्थ होगा कि कोई भी व्यक्ति नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से वंचित नहीं होगा और सभी स्वयं द्वारा किए गए परिश्रम के आधार पर जीवित रहेंगे। तो इस तरह से अपने अपने व्यवसाय से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को स्वयं के निर्वाह के लिए आवश्यक साधनों से अधिक पर नैतिक अधिकार नहीं होगा और गांधी जी की वर्ण व्यवस्था का यही सार है। छठा बिंदु आता है वर्ण और आश्रम व्यवस्था की पारस्परिकता। गांधी जी ने आश्रम व्यवस्था के विषय में विस्तार से उल्लेख तो नहीं किया है, किंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ण व्यवस्था का आश्रम व्यवस्था के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ाव है, ये जुड़ी हुई है।
वे ये मानते थे कि वर्ण व्यवस्था केवल सामाजिक संगठन का सिद्धांत नहीं है, यह व्यक्ति की नैतिक उन्नति के लिए आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वाह के द्वारा ही अंतिम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए उसे अपनी क्षमताओं के अनुसार कर्तव्यों का विभाजन तो कर ही लेना चाहिए, उसे अपने जीवन के विभिन्न चरणों का भी सार्थक विभाजन कर लेना चाहिए। जीवन के 4 चरणों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम के रूप में विभाजन जो है भारतीय ग्रंथों में प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था का सार है। गांधी जी का मत था कि वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था के साथ जुड़कर अधिक सार्थक होती है। वे वस्तुतः वर्ण और आश्रम व्यवस्था को परस्पर निर्भर और एक दूसरे का पूरक मानते थे। तो ये थे गांधी जी के विचार, जो कि उनके सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार के रूप में उन्होंने व्यक्त किए हैं, जिसमें हमने बिंदुवार अध्ययन किया है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बताया है। इसी तरह से उन्होंने बताया है कि जन्म वर्ण की सदस्यता का स्वाभाविक आधार है। इसी तरह से वर्ण और जाति में भेद माना उन्होंने। वर्णों की अनिवार्य सदस्यता और समानता की भी बात कही है, और साथ ही शारीरिक श्रम की अनिवार्यता द्वारा शूद्र वर्ण के प्रति अन्याय का निषेध करते हुए वर्ण और आश्रम व्यवस्था की पारस्परिकता को उन्होंने स्पष्ट किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।